हिंदुस्तान अखबार, गुरुवार 21 मई 2026। नीरजा चौधरी का पहला लेख है, इतिहास राजीव गांधी को कैसे आंकेगा। कई लोगों को 21 मई 1991 की वह उदास रात आज भी याद होगी, जब तकरीबन 10 बजे यह खबर आई कि तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी आत्मघाती हमले का शिकार हो गए। वह एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। उनके शब्द इतने क्षत विक्षत हो गए थे कि उन्हें उनके जूते से पहचाना जा सका। महज 40 साल की उम्र में देश की बागडोर संभालने वाले राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वह भी अपनी मां इंदिरा गांधी की तरह, जिनकी 1984 में हत्या कर दी गई थी, आतंकवाद के शिकार हुए। बेशक आज उनके बलिदान को याद करते हुए कांग्रेस रील जारी करती है, पर यह सवाल कौनता है कि यदि उनकी हत्या न हुई होती तो आज भारत कैसा होता। राजीव गांधी सही मायने में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। 31 अक्टूबर सन 1984 को सुबह 9:30 बजे वह पश्चिम बंगाल के कोटाई में एक चुनाव पूर्व बैठक को संबोधित कर रहे थे। तभी साथ में मौजूद प्रणब मुखर्जी ने उन्हें अपना भाषण समेटने का संकेत दिया। मुखर्जी को दिल्ली से यह खबर मिली थी कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है। राजीव गांधी ने तुरंत अपना भाषण खत्म किया और कोलाघाट की ओर बढ़ गए, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। वह पहले कलकत्ता और फिर विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। उसी शाम 7 बजे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। दरअसल उनके ममेरे भाई अरुण नेहरू ने यह सुनिश्चित किया कि उस समय के सबसे वरिष्ठ मंत्री प्रणब मुखर्जी को इस पद से दूर रखा जाए। क्या प्रणब मुखर्जी ने कद्दावर मंत्री होने के नाते अपने तय कोशिश नहीं की थी? यह भारत के उन विवादित सवालों में एक है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका है। बहरहाल इसके 3 महीने बाद हुए चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से 414 लोकसभा सीटों में विजयी हुई। वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 400 से अधिक सीटें जीती। असल में इंदिरा गांधी की सत्ता के आखिरी वर्षों में गतिरोध दिखने लगा। लिहाजा राजीव गांधी ताज़ा हवा के झोंके के तरह सत्ता पर आरूढ़ हुए। छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु तक, जिन्हें इंदिरा गांधी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही थीं, वह इंडियन एयरलाइंस के पायलट में थे। वह तो बस मम्मी की मदद करने के लिए अनिच्छा से राजनीति में उतरे थे। राजीव के राजनीतिक व्यक्तित्व के 2 पहलू थे। जब उन्होंने 21वीं सदी में एक नए भारत का नेतृत्व करने की बात कही, तो सियासत में नए होने के कारण वह अतीत के किसी बोझ से दबे नहीं। जबकि दूसरा पहलू पुराने भारत से उनकी अनभिज्ञता से उपजा था, जो आज भी आम जनमानस और संस्थाओं पर हावी है। असल में यह पुराना भारत ही राजीव गांधी के पतन का कारण बना। राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री उन जटिल समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जो उनकी मां के शासन से चली आ रही थीं। उन्होंने पंजाब, असम और मिजोरम जैसे सीमावर्ती सूबों में व्याप्त उग्रवाद व हिंसा को रोकने के समझौते किए। सत्ता संभालने के तुरंत बाद वह दल बदल विरोध कानून लेकर आए, ताकि आया राम गया राम की समस्या रोकी जा सके। उन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिसका दूरगामी और असर पड़ा और युवाओं को मत देने का अधिकार मिल सका। इसकी अभिव्यक्ति हमने अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी देखी है। तकनीकी रूप से कुशल राजीव ने सैम पित्रोदा की अगुवाई में 6 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की मिशनों को शुरुआत की। राजीव गांधी के ही दौर में गांव में पहली बार PCO स्थापित किए गए, जिससे बाद में संचार क्रांति आई और आज हम जिस कनेक्टिविटी को देख रहे हैं उसके लिए रास्ता बना। इस बदलाव ने किस तरह लोगों का जीवन बदल दिया, यह कोई रहस्य नहीं है। कहते हैं कि बड़े दरवाजे अक्सर छोटे कब्जों से खुलते हैं। अप्रैल
1985 में आया एक साधारण अदालती फैसला राजीव गांधी के लिए कुछ ऐसा ही साबित हुआ। शाहबानो का निर्णय भारतीय अदालतों में हर दिन सुनाए जाने वाले आम फैसलों की तरह ही था, लेकिन इसने देश में अभूतपूर्व हलचल मचा दी। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मुहैया कराने वाले इस आदेश को मुस्लिम आबादी ने अपनी निजी कानून में हस्तक्षेप माना और सड़कों पर उतर आई। राजीव गांधी, जो शुरू में अदालती फैसले के पक्ष में थे, बाद में मुस्लिम समुदाय व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दबाव में आ गए और इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक कानून बनाने का निर्णय किया। इससे हिंदू भड़क उठे और उन्हें लगा कि यह मुसलमानों को खुश करने की नीति है। यहीं से तुष्टीकरण शब्द राजनीतिक शब्दावली में शामिल हुआ। इसलिए अरुण नेहरू की सलाह पर राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। हालांकि वह ना तो हिंदुओं और ना मुसलमानों को ही खुश कर पाए, बल्कि उत्तर भारत में सांप्रदायिक दरार और गहरी हो गई। बाद के महीनों में स्थिति और बिगड़ गई जब 1987 से 1989 में बोफोर्स सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप जोर पकड़ने लगे। इससे राजीव गांधी की साफ सुथरी छवि भी धूमिल पड़ने लगी। तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का कांग्रेस से अलग होना भी उनके लिए प्रतिकूल साबित हुआ, क्योंकि अगले 2.5 सालों में उन्होंने सभी गैर कांग्रेसी ताकतों को मिलाकर कांग्रेस का विकल्प तैयार किया। नतीजतन 1989 के चुनाव में राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इतिहास राजीव गांधी को कैसे आंकेगा? निसंदेह एक ऐसा नेता के रूप में जो शालीन और आकर्षक थे, पर जिनका क्रूरतापूर्वक असमय अंत हो गया और जिन्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी नहीं मिला, जबकि उनको जानने वाले कहते हैं कि वह ऐसा जरूर करते। दिलचस्प है, अपने बेटे राहुल गांधी के विपरीत राजीव गांधी ओवैसी के लिए आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने तो संसद में मंडल आयोग के फैसले का विरोध किया था। देखा जाए तो उनकी सियासी अनुभवहीनता और जातिगत व धार्मिक मसलों के प्रबंधन के कारण ही आज हम भगवा पार्टी का यूं उभार देख रहे हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से देश की सियासत में वंशवादी सिद्धांत को बल मिला। हालांकि यह सच है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को छोड़ दें, जिन्होंने अन्य दलों को तोड़कर बहुमत हासिल किया था, कांग्रेस राजीव गांधी के बाद कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी। क्या यह तस्वीर वह कभी बदल सकेगी? जवाब भविष्य के गर्भ में है। अगला लेख है प्रधानमंत्री की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताज़ा विदेश यात्रा काफ़ी उपयोगी और चर्चित रही है। उनकी यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से हुई और समापन इटली में हुआ। स्पष्ट रूप से उनकी इस यात्रा का मकसद जितना आर्थिक है, उतना ही रणनीतिक भी है। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है और इन देशों की सरकारों ने भारतीय प्रधानमंत्री को जो सम्मान दिया वह उल्लेखनीय है। उन सभी देशों के साथ भारत को नए समझौते किए। यूएई के साथ ऊर्जा और उसके भंडार संबंधी सहमति जरूरी थी, तो यूरोपीय देशों से स्वच्छ ऊर्जा, एआई, व्यापार, तकनीकी स्थिरता और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में भारत को निश्चित ही लाभ होगा। ये यूरोपीय देश भारत के साथ लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुपक्षीय नीतियों को साझा करते हैं। ये बहुत सुलझे हुए लोकतंत्र हैं, लेकिन विविधताओं से भरा लोकतांत्रिक भारत कुछ कम नहीं है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पे ने बिल्कुल ठीक कहा कि नार्डिक देशों के उद्देश्य भारत के समान हैं, तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि तेज़ी से बदलती विश्व व्यवस्था में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले देशों का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। यूरोप के 5 देश नार्डिक
समूह में गिने जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना मायने रखता है। ध्यान रहे, पिछले एक दशक में नार्डिक देशों से भारत में होने वाले निवेश में 200% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने समकक्षों के साथ कारगर मुलाकात की है। ये ऐसे देश हैं जो अमेरिकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की ज़रूरत पड़ेगी। नार्डिक देश एक मिसाल है। ये बहुत कम आबादी वाले देश हैं, लेकिन जब ये पांचों मिल जाते हैं तो उनकी आबादी 2.83 करोड़ हो जाती है। अकेले दिल्ली में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर हम अपेक्षाकृत सबके कम संपन्न नार्डिक देश फिनलैंड से दिल्ली की तुलना करें तो दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना आय 5 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा है, तो फिनलैंड में 45 लाख रुपए है। ये देश भारत के लिए संपन्न बाजार हो सकते हैं, पर इन देशों में उत्पादों की गुणवत्ता 16 आना दुरुस्त है। अतः आर्थिक रूप से ये देश हमारे लिए प्रेरणा है कि हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें ताकि हमारा निर्यात बढ़े। यूरोप के जिन देशों के यात्रा प्रधानमंत्री ने की, ये समान मानसिकता से मिलकर रहने वाले देश है। इसी तरह मेल जोल वाले दक्षिण एशिया की कल्पना अक्सर की जाती है। हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में नार्डिक देश स्वाभाविक ही भारत के ज़्यादा करीब है। इटली से भारत की बढ़ती मित्रता भी बहुत मायने रखती है। नीदरलैंड सेमीकंडक्टर निर्माण में हमारी मदद कर रहा है और उसने 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश के ताम्र पत्र भारत को लौटाए हैं। नार्डिक देशों में सर्वाधिक 1 करोड़ आबादी वाले स्वीडन के साथ भारत ने अगले 5 वर्ष में व्यापार और निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा भी यादगार रही है, जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तथ्य यह भी है कि 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे यात्रा पर गया। अब रिश्ते ऐसे सुधरने चाहिए कि फिर यात्रा अंतराल ना होने पाए। ओशो का लेख है, प्रेम को तुम क्या जानो। संतों के वचन गुलाब के फूल होते हैं। विज्ञान, गणित, तर्क और भाषा की कसौटी पर उन्हें मत कसना, नहीं तो अन्याय होगा। वे तो अर्चनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। वे आकाश की तरह उठी हुई आँखें हैं। वे पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं। चांद तारों को छू लेने के लिए उस अभिप्सा को पहचानना। वह अभिप्सा समझ में आने लगे तो संतों का हृदय तुम्हारे सामने खुलेगा। संतों के हृदय में परमात्मा का द्वार है। जीसस के हृदय को समझो तो द्वार मिल जाएगा, चर्च में नहीं। पैगंबर मोहम्मद के प्राण को पहचान लो तो द्वार मिल जाएगा, मस्जिद में नहीं। ऐसे ही एक अद्भुत संत दरिया के वचनों में हम आज उतरते हैं। इसे फूलों की तरह लेना संभाल कर नाजुक बात है। ख्याल रखना, फूलों को सोना जिस पत्थर पर कसते हैं उस पर नहीं कसा जाता। फूलों को सोने की कसने की कसौटी पर कस कर मत देखना, नहीं तो सभी फूल गलत हो जाएंगे। एक बाउल फकीर से बड़े शास्त्र पंडित ने पूछा कि निरंतर प्रेम का जप किए जाते हो, यह प्रेम है क्या? मैं भी तो समझूं, इस प्रेम का किस शास्त्र में उल्लेख है? इसे किन वेदों का समर्थन है? बाउल फकीर हंसने लगा। उसका एक तारा बजने लगा। खड़े होकर वह नाचने लगा। पंडित ने कहा, नाचना और एक तारा बजाने से क्या होगा? व्याख्या होनी चाहिए प्रेम की। शास्त्रों का समर्थन होना चाहिए। कहते हो कि प्रेम परमात्मा का द्वार है, मगर यह कहाँ लिखा है? एक तारा बंद करो, मेरे पास बैठो। तुम मुझे धोखे में डाल सकोगे, औरों को धोखे में डाल देते हो नाचकर, औरों को लुभा लेते हो, मगर मुझको ना लुभा सकोगे। उस बाउल फकीर ने फिर भी एक गीत गाया। उसने कहा, गीतों के सिवाय हमारे पास कुछ और नहीं है।
यही है गीत हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे कुरान हैं। क्षमा करें, नाचूंगा, एक तारा बजाऊंगा, गीत गाऊंगा, यही हमारी व्याख्या है। अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, ना समझ में आए तो दुर्भाग्य तुम्हारा। पर हमसे और कोई व्याख्या ना पूछो, कोई उसकी व्याख्या है ही नहीं। जो गीत उसने गाया उसका अर्थ था, एक बार सुनार माली के पास आया और कहा, तेरे फूलों की बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो आज मैं जांचने आया हूँ कि फूल सच्चे है, असली है या नकली। सुनार उस गरीब माली के गुलाबों को पत्थर पर कस कस कर फेंकने लगा कि सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं। बाउल फ़कीर ने कहा, जो उस गरीब माली के प्राणों पर गुजरी, वही तुम्हें देखकर मेरे प्राणों पर गुजर रही है। तुम प्रेम की व्याख्या पूछते हो, अब मैं प्रेम नाच रहा हूँ। अंधे हो तुम प्रेम का शास्त्रीय समर्थन पूछते हो, मैं प्रेम को संगीत दे रहा हूँ। तुम बहरे हो। अगला लेख है विदेशी बस्तियों की आज़ादी। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के विलीनीकरण समर्थक दलों तथा गोवा के राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संयुक्त सम्मेलन में भारतीय गणराज्य में विदेशी बस्तियों की विलीनीकरण के लिए उनके संघर्ष में विभिन्न विलीनीकरण समर्थन संस्था को संगठित करने व सलाह देने के लिए 5 सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री S.K. पाटिल ने किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेशी मामले में सचिव डॉक्टर N.B. राजकुमार ने उसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत के विदेश शासित प्रदेशों की स्वतंत्रता की समस्या के लिए एक सामान्य हल खोजने की आवश्यकता प्रकट हुई। सम्मेलन ने यह मत प्रकट किया कि फ्रांस तथा पुर्तगाल की सरकारों के साथ सीधी बातचीत के द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से विदेशी वस्तुओं को भारत में हस्तांतरित किए जाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। सम्मेलन ने मत प्रकट किया कि यदि बातचीत असफल रही तो फ्रांसीसी व पुर्तगाली बस्तियों की जनता से सतर्क होने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक आंदोलन छेड़ने की तैयार होने की अपील की गई। सम्मेलन ने भारत सरकार का बल दिया कि वह फ्रांसीसी अधिकारियों से हुए जून सन 1948 के समझौते को ठुकरा दे, जिसमें जनमत संग्रह की बात स्वीकार की गई थी। इस संबंध में स्वीकृत एक प्रस्ताव में कहा गया कि फ्रांसीसी सरकार ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जिससे भारत के पक्ष में जनमत संग्रह में बाधा पड़े। श्री पाटिल ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विदेशी बस्तियों के संबंध में भारत सरकार का दायित्व केवल कूटनीतिक मार्ग से ही निभाया जाएगा। यह समस्या अंततः जनमत संग्रह द्वारा ही हल की जा सकती है। इन बस्तियों की स्वतंत्रता शीघ्र प्राप्त करनी है तो लोकमत को मजबूत बनाने तथा संबंधित प्रदेशों में संघर्ष में सक्रियता लाने की जरूरत है। इस संयुक्त सम्मेलन में निम्न दलों ने भाग लिया: फ्रांसीसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पांडिचेरी नगर समिति, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, पांडिचेरी विलीनीकरण समिति, माही समाजवादी दल, जनतंत्रीय दल, भारत युवक संघ तथा माही महाजन सभा। आसिफ आजमी का लेखक, इसलिए सड़क पर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बहस एक बार फिर से पुरगर्म हो चली है। कुछ मुसलमान तर्क दे रहे हैं कि सड़क रोककर कांवड़ यात्राएं चलती हैं, वह भी फूल डीजे के साथ। जगराते सड़कों पर आयोजित होते हैं, उनसे भी कई नियम टूटते हैं, परंतु पुलिस उन पर कृपा बरसाती है। अन्य धर्मों की शोभा यात्राएं भी सामान्य बात है, जिनके चलते घंटों ट्रैफिक रुका रहता है। ऐसे में चंद मिनटों के लिए हम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि इस्लामी शिक्षा में चालू रास्ते पर नमाज का कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसमें पुण्य है। यह इस्लामी इबादत व सामाजिक मूल्यों,
अखलाक और हुकूल उल इबाद दोनों के विरुद्ध है। रास्ते रोकना इस्लाम में मना है। जिनके बताए अनुसार नमाज पढ़ी जाती है, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने 7 जगहों पर नमाज पढ़ने को नाजायज़ बताया है। उनमें रास्ता भी शामिल है। हदीस तिरमिज़ी 346, इब्ने माजा 746। इसमें रास्तों को खाली व चौड़ा रखने के साफ निर्देश दिए गए हैं। जिस युग में घोड़े और ऊंट सवारी थे, उस समय उन्होंने रास्ते की चौड़ाई 7 हाथ यानी लगभग 10 फीट रखने का आदेश दिया। इसी प्रकार नबी ने रास्ते से कांटा हटाने या उसे साफ रखने का सदका बताया है। पवित्र कुरान का उसूल है ला यकुल किलफुल्ला नफ्सन इल्ला बसुहा, यानी अल्लाह किसी पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर मस्जिद बाकी ना मिले और वक्त निकल रहा है तो इस्लाम में खुले में नमाज जायज़ है, मगर जानबूझकर हर जुमे में को सड़क चुनना मजबूरी नहीं, आदत और दिखावा है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार नमाज, रोज़, हज, ज़कात सब अल्लाह के लिए है। अगर ना कर पाएँ तो उनके क्षमा प्रार्थी हों, वह माफ़ कर देंगे। परंतु सामाजिक व जन व्यवहार के कार्यों में अगर त्रुटि रह गई है तो अल्लाह ने अपनी माफ़ी की परिधि से उसे बाहर रखा है। गौर कीजिए, इस्लामी दिशा निर्देशों का 3/4 भाग आपसी अधिकार और सामाजिक आचरण पर आधारित है, जिसमें धोखा देना, गाली देना, लूट मार करना, हानि पहुंचाना मना है। अगर ऐसा कुछ भी किया तो उसकी माफ़ी केवल पीड़ित पक्ष दे सकता है। सही या मुस्लिम में दर्ज है, नबी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि निर्धन कौन है? साथियों ने कहा, जिनके पास दिरहम दिनार ना हो। आपने कहा, मेरी उम्मत का निर्धन वह है जो क़यामत में नमाज, रोज़ा, ज़कात लेकर आएगा, पर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, फिर उसके पुण्य उन लोगों को दे दिए जाएंगे। रास्ता रोकना भी लोगों का हक मारना है। ऐसे में अगर नमाज ना पढ़ी तो हो सकता है कि अल्लाह माफ़ कर दें, परंतु रास्ता रोककर पढ़ने से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची तो कोई क्षमा नहीं। इस्लाम ने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। कुरान सूरह निसा में जहाँ माता पिता, रिश्तेदार, यतीम, निर्धन के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा गया, वहीं करीबी व दूर के पड़ोसी दोनों को रेखांकित करके अच्छा व्यवहार का आदेश दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ तक कहा है कि पड़ोसी को हानि पहुँचाने वाला मोमिन नहीं हो सकता, यानी उसका ईमान ही संदेह के दायरे में है। रास्ते पर नमाज पढ़कर हम खुल्लम खुल्ला कुरान और हदीस की शिक्षा को नकार कर पड़ोसियों, मुल्लेदारों व दूर के राहगीरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। एक मस्जिद प्रांगण में नमाज की कई जमातें हो सकती हैं। संगठन और व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इससे जीवन में सभ्यता और तो आएगी ही, साथ ही नमाजियों का कुशल क्षेम जानना अधिक आसान होगा। अगर कई पारियों से भी बात न बने तो वक्फ बोर्ड खाली प्लाट में अस्थायी टेंट लगाने का प्रावधान कर सकता है। समय आ गया है कि सारे धर्मगुरु सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाएं और कानून के हाथ मजबूत किए जाएं, ताकि जो लोग धर्म और व्यवस्था दोनों की अवहेलना कर रहे हैं उनसे कड़ाई से निपटा जाए। कानून पुलिस वाले तोड़ें या किसी धर्म के मानने वाले, छूट किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। आज के सारे कंप्लीट हो गए।